Hello. Good evening, all of you. So today we'll start with subject that is theory of computation. Okay. Am I audible to all of you? Okay. So we'll start with subject that is theory of computation. Okay. So the first thing about TOC, what we can say,
अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम गेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है, सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वी कैन से दैट it cover up to 8 to 10 marks. ओके okay? और अगर हम कंबाइन कर लें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन प्लस कंपाइलर डिजाइन को, अगर हम इसे कंबाइन करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड अनदर सब्जेक्ट दैट इज कंपाइलर डिजाइन, सो इट कवर अप टू 13 to 14 मार्क्स. नाउ सम टाइम इन गेट एग्जामिनेशन ये देखा गया है कि कभी टीयूसी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है, तो कभी कंपाइलर डिजाइन का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता है, बट ऑन इन एवरेज अगर हम दोनों को इंक्लूड करें तो अप टू 14 मार्क्स आपका कवर अप होता है. ठीक है, नाउ दे बोथ सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है. सो वी कैन से दैट कंपाइलर डिजाइन के लिए जो बेसिक है, जो बेस है, वो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से. सो विल डिस्कस कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है और किस तरीके से हम इसमें चीजें देखेंगे, व्हाट इज द सिलेबस, किस तरीके से हमें डिस्कशन करना है. विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ see, the first thing is that the first thing is why TOC is very important question. Why theory of computation? Okay, so see, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की अगर हम लोग बात करें तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो टीओसी है, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड अ फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी. सो फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहा जाता है. हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में और कुछ नाम से ये हो, बट बेसिकली हम इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए, आप क्यों हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि वाई थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. चलिए, तो कंपाइलर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, है ना. व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? सो कैन वी से दैट, कैन वी से दैट compiler is a translator? Compiler is a translator that translate high level language to low level language. या फिर हम कह सकते हैं कि compiler is a translator that translate source code, जो क्या करता है, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है किसमें, टारगेट कोड में. ओके, so we can say that compiler is a translator that translates source code to the target code. ओके, अब देखिए सोर्स कोड क्या है, टारगेट कोड क्या है. तो सिंपली देखिए, जो वर्क है कंपाइलर का, व्हाट वी कैन से दैट सपोज टू बी आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू. अगर मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन के लिए जो मेन हम कहते हैं कि अगर दो पर्सन या मशीन और सिस्टम या टू मशीन्स, इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो दोनों कॉमन लैंग्वेज पे क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए. ठीक है, सो दे बोथ शुड एग्री ऑन अ कॉमन लैंग्वेज. गॉट माई पॉइंट? सो कॉमन लैंग्वेज पे अगर जब तक एग्री नहीं होंगे वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बट स्टिल दे वांट टू कम्युनिकेट. सपोज टू बी आई नो हिंदी एंड आपको इंग्लिश आता है एंड वी वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो फिर हमें क्या करना होगा, अगर मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है लेकिन हम दोनों कॉमन लैंग्वेज पे एग्री नहीं है, मुझे हिंदी आती है आपको इंग्लिश आती है, या सपोज आई नो इंग्लिश एंड आपको हिंदी आती है, एंड स्टिल वी वांट टू कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे? सो वी वांट मीडिएटर, हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना. हमें किसकी जरूरत होगी, एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी. जब तक कोई ट्रांसलेटर हमारे बीच में नहीं होगा हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. सिमिलरली इफ वी वांट टू कम्युनिकेट, इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विद द मशीन, अगर हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है, मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन नोज अ कोड दैट इज कॉल्ड मशीन कोड. तो मशीन को कौन सी लैंग्वेज आती है, मशीन कोड के बारे में पता है. वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज सही नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? सो
90% says that की voice is exactly clear. So might be कहीं और कुछ issue है. ओके सी यार, हम लोग यहाँ पे क्या कहें, अगर मशीन कोड की बात करते हैं तो सिस्टम नोज, कंप्यूटर को क्या पता है, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन कोड समझ में आता है, ठीक है. सो कंप्यूटर नोज ओनली मशीन कोड, और अगर हम हमारी बात करें, सो वी डोंट नो द मशीन कोड. सो व्हाट वी वांट, तो हम क्या बात करते हैं, सपोज टू बी आई वांट टू परफॉर्म सम टास्क, मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, एंड आई वांट टू परफॉर्म दैट टास्क विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, अगर मुझे सिस्टम की हेल्प से उस टास्क को परफॉर्म करना है. क्लियर है. तो सिस्टम को हमारी लैंग्वेज या तो समझानी पड़ेगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हमें सिस्टम की लैंग्वेज आना चाहिए तो कम्युनिकेशन हो सकता है. या फिर तीसरा तरीका क्या हुआ कि आप एक कोई ट्रांसलेटर डिजाइन कर दीजिए, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट दैट इन योर ओन लैंग्वेज, आप आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको टारगेट कोड में चेंज कर देगा, जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी. ओके. सो सी यार, यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कंपाइलर का काम भी वही है. हम क्या करते हैं, सोर्स कोड में हमारा प्रोग्रामिंग करते हैं, और सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करता है, टारगेट कोड में चेंज कर देता है. अब सोर्स कोड क्या हो सकता है, वी कैन से दैट एनी हाई लेवल लैंग्वेज. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग आवर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर चेंज दैट प्रोग्राम टू द टारगेट कोड दैट इज कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज. ओके. या फिर हम इसे मशीन कोड भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे बाइनरी कोड भी कह सकते हैं. सो आइदर इट इज अ मशीन कोड or it is binary code. What is high level language? Give me some example of high level language. जैसे हमने अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात कही तो हम कहते हैं कि जो बाइनरी कोड है या जो मशीन कोड है, दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज. व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? So we can say that high level languages are like C, C++, Java, okay, Python, any programming language. Can we say that Hindi is high level language? Can we say that Hindi is high level language? Yes or no? Yes. Okay. English is high level language or not? Gujarati is high level language or not? So they all are high level language. और भी जितनी हमारी हम सिंपली बात करें, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जितनी नेचुरल लैंग्वेजेस है, ऑल लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेज. ओके. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर. Write a program to perform addition of two number. तो आप उस प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में लिखेंगे, बताइए. हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, नेपाली में, मराठी में, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. किस में लिखेंगे आप, बताइए. मैंने आपको बोला कि आप एक प्रोग्राम लिखिए दो नंबर्स को ऐड करने के लिए. सो कौन सी लैंग्वेज आप चूज करेंगे? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है आप. ओके. सी, सी प्लस प्लस, जावा, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो. सो कौन सी लैंग्वेज आप, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यू कैन चूज एनी हाई लेवल लैंग्वेज. आई मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे एक प्रोग्राम चाहिए जो दो नंबर्स का एडिशन कर दे, ए प्लस बी का. सो ठीक है, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. कोई बोल रहा है मैं इंग्लिश में लिखूंगा, कोई सी प्लस प्लस बोल रहा है, कोई पाइथन बोल रहा है, कोई जावा कह रहा है, कोई मराठी कह रहा है. देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. चलिए ठीक है. अब सी हियर व्हाट वी कैन डू, आप लैंग्वेज, आप आपका प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में, नॉर्मली आप क्या कहते हैं कि हमें प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है. अब सपोज टू भी आपको एडिशन ऑफ टू नंबर करना था, सपोज मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर करना था, मैंने बोला कि नहीं मुझे हिंदी सबसे अच्छे से आती है, तो मैं तो हिंदी में मेरा प्रोग्राम लिखूंगा. क्लियर है. किसी को गुजराती आती होगी, किसी को और कोई लैंग्वेज आती होगी. अगर आप ये लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट दैट योर प्रोग्राम इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. बट प्रॉब्लम इज दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट वी वांट, आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज आप कोई भी यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. व्हाट इज द मेन थिंग, द मेन थिंग इज दैट आई नीड टू चेंज माई लैंग्वेज टू द बाइनरी कोड.
मुझे मेरी लैंग्वेज को बाइनरी कोड में चेंज करना है, एंड फॉर दैट आई नीड अ ट्रांसलेटर, और इसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, आई नीड अ ट्रांसलेटर, ठीक है। सो ट्रांसलेटर अल्टीमेटली आई नीड अ कंपाइलर। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाइलर अवेलेबल हुआ, सपोज आई हैव एन कंपाइलर जो मैं हिंदी में इनपुट दूं, मतलब व्हेन आई एम राइटिंग माय प्रोग्रामिंग इन हिंदी, और ये बाइनरी कोड में चेंज कर दे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी प्रोग्रामिंग में, मुझे ना सी सीखना पड़ेगी, मुझे ना सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा, मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। क्लियर है। मैं मेरी प्रोग्रामिंग, मेरी सब सिंपली हम बोल सकते हैं लाइक मातृभाषा, मदर टंग, जो हम बचपन से जानते हैं, हम उसमें हमारी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्या इसका कंपाइलर अवेलेबल है, क्या इसका कंपाइलर अवेलेबल है? सो नहीं, इसका कंपाइलर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्यों अवेलेबल नहीं है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? क्या ऐसा है कि इसका कंपाइलर नहीं बना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए हमने क्या किया, अच्छा पहले सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज ओरिजिन हुई या पहले हिंदी आया? दोनों में से कौन सी लैंग्वेज आई? पहले हिंदी आई या पहले संस्कृत आई? ओके, देयर इज अ संस्कृत, है ना, संस्कृत तो और भी पहले की है। सो संस्कृत है, हिंदी है, तो इनमें से पहले कौन आया? सी, सी प्लस प्लस तो बहुत बाद में आया, सी, सी प्लस प्लस तो बहुत बाद में आया। ओके, सो वी कैन सी दैट इनके पहले ये लैंग्वेजेस आपकी आ चुकी है। तो हमने इन लैंग्वेजेस का कंपाइलर डिजाइन करने के पहले एक नई लैंग्वेज बना दी, और हमने उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। सो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी? सी में कितने कीवर्ड है? हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी? हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी? 32 कीवर्ड्स आर देयर। ओके, आप सभी को हिंदी आती है? हाउ मेनी वर्ड्स इन हिंदी? हाउ मेनी वर्ड्स इन हिंदी? हाउ मेनी वर्ड्स इन हिंदी? सो सिंपली आपके पास कोई एक नंबर नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आप बोलेंगे बहुत सारे होते हैं, पता नहीं इनफाइनाइट होते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है बट स्टिल यू डोंट नो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, ओके, एंड यू नो देयर आर ओनली 32 वर्ड्स इन सी, सी प्लस प्लस। तो हमने क्या किया, जो हिंदी है, जो संस्कृत है, या जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस है, दे आर वेरी वास्ट लैंग्वेज, ये बहुत बड़ी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इन लैंग्वेज का कंपाइलर डिजाइन करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। तो कंपाइलर जो बनेगा बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, पहली चीज तो, क्योंकि इतनी बड़ी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम हमारा अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सो इफ आई वांट टू ट्रांसलेट दैट प्रोग्राम, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में ही अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्लियर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेटली कंपाइलेशन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटी लैंग्वेज डिजाइन की, मतलब सी, सी प्लस प्लस हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लैंग्वेजेस से इजी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनदर हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, हम रीजनल लैंग्वेजेस में वर्कआउट करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें उसका कंपाइलर डिजाइन करना है और उसका स्कोप भी बहुत कम है। हो सकता है गुजराती सिर्फ गुजरात में चलने वाली है, मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में चलने वाली है। सो व्हाट वी वांट, हमें कोई एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चाहिए, उस यूनिवर्सल लैंग्वेज में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो हर प्लेस पे हो जाना चाहिए। सो एटलीस्ट इंग्लिश का तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाइलर डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश का कंपाइलर बन सकता है। बट अभी तक अगर हम देखें तो इंग्लिश भी एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में कंप्लीटली नहीं आई है। वी कैन से दैट कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो आपका एसक्यूएल है, एसक्यूएल आपका अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एसक्यूएल के आप अगर कोड्स देखेंगे तो इज जस्ट लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल वी कैन से दैट इट इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो अभी जो वर्कआउट चल रहा है वो किस पे चल रहा है, इसी पे चल रहा है कि जो न्यू जनरेशन लैंग्वेजेस आ रही है, इट शुड बी लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज, सो प्रोग्रामिंग आपकी क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। सो सी यार, हमने ये सारी बातें तो की, बट द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंपाइलर? इट इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? व्हाट इज कंपाइलर?
इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? So compiler is a software. Okay, compiler is a software. Okay, और हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, सो टू डिजाइन दैट सॉफ्टवेयर वी नीड अ लैंग्वेज. कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होगी. ओके, एंड व्हाट आई वांट टू डिजाइन दैट लैंग्वेज. मुझे लैंग्वेज भी बनानी है. ओके, compiler is a software, and to design that software we need a language. And what I want to design language. I want to design language. चलिए, मैंने अगर आपको बोला कि आपको आपकी खुद की एक लैंग्वेज बनानी है, हमें कंपाइलर डिजाइन नहीं करना, मैं आपको बोलूंगा कंपाइलर डिजाइन करिए, तो आप बोलेंगे कि सर मैं सी में कंपाइलर का कोड लिख दूंगा, कोई जावा में लिख देगा और बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे. मुझे तो लैंग्वेज डिजाइन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट, जैसे किसी ने सी बनाई तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने सी लैंग्वेज डिजाइन करी, फिर उसने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करवाना स्टार्ट करवाया. सो सिमिलरली आई वांट टू डिजाइन माय ओन लैंग्वेज. मुझे मेरी खुद की लैंग्वेज बनानी है, या मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप आपकी खुद की लैंग्वेज बनाओ, तो शुरुआत कैसे करोगे बताइए. इफ यू वांट टू डिजाइन योर ओन लैंग्वेज तो कैसे स्टार्ट होगा. चलिए, लैंग्वेज डिजाइन की भी बात छोड़ते हैं. सपोज यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज सीखना है, आप कैसे सीखेंगे. चलिए, मैं लैंग्वेज भी दे देता हूं. सपोज टू बी आपको इंग्लिश सीखना है, सो क्या करेंगे. सबसे पहले क्या सीखते हैं हम इंग्लिश में. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर दी अल्फाबेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. उस लैंग्वेज के अल्फाबेट क्या है, ए टू जेड. तो सबसे पहले आपने जो बचपन में शुरुआत की थी, तो ए टू जेड आपने सबसे पहले अल्फाबेट्स सीखे. सो वेन एवर वी नीड टू, अगर हमें कभी भी किसी लैंग्वेज के बारे में, इफ आई वॉन्ट टू डिजाइन, देखिए दोनों चीजें सेम है. इफ आई वॉन्ट टू डिजाइन लैंग्वेज और आई वॉन्ट टू लर्न लैंग्वेज, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस लैंग्वेज के अल्फाबेट क्या है ये डिसाइड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अगर मुझे मेरी लैंग्वेज भी बनानी है तो मुझे सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि मैं मेरी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स है वो कौन से यूज करूंगा. सो इट इज वेरी मैंडेटरी, फर्स्ट थिंग. और अगर मुझे सीखना भी है किसी लैंग्वेज को तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके अल्फाबेट्स कौन से. चलिए, अल्फाबेट सीख लिए, उसके बाद क्या करना है. अभी सिर्फ अल्फाबेट से क्या हमें इंग्लिश पूरी आ गई, नहीं आई. फिर हमें क्या आना चाहिए. अल्फाबेट्स के बाद हम क्या सीखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मतलब वर्ड्स. ठीक है, फिर आप क्या सीखते हैं, वर्ड्स. तो हमें अल्फाबेट चाहिए. अल्फाबेट आपने आपकी लैंग्वेज के आपने डिसाइड कर दिया कि मेरी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स होंगे, तो वो अल्फाबेट आपने डिसाइड कर लिया. नाउ यू शुड डिसाइड कि आपको आपकी लैंग्वेज में किस टाइप के वर्ड्स रखने हैं. फिर वर्ड्स के बाद हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. उस वर्ड की मीनिंग क्या है ना. ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का मतलब क्या होता है हम ये समझते हैं. ठीक है, फिर हम कहते हैं चलिए हमें सेंटेंस आता है, वर्ड्स वर्ड्स के मीनिंग आ गए, फिर हमें सेंटेंसेस बनाने. लेकिन टू डिजाइन दैट सेंटेंस व्हाट वी वांट, वी नीड अ ग्रामर. हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रामर की जरूरत होगी. सो विदाउट ग्रामर क्या हम लोग सेंटेंस डिजाइन कर सकते हैं, नहीं डिजाइन कर सकते. बिकॉज वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स. हमें सेट ऑफ रूल्स पता होने चाहिए, तब तक हम कोई लैंग्वेज ना तो सीख सकते हैं ना बना सकते हैं. So similarly, if I want to design a particular language, मुझे सबसे पहले उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स डिसाइड करने होंगे. अल्फाबेट डिसाइड कर लिए तो फिर मुझे उस लैंग्वेज का वर्ड सेट क्या है, वो वर्ड सेट डिसाइड करना होगा. मैंने वर्ड सेट डिसाइड कर लिया तो आई नीड टू असाइन अ मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, कि उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है. मीनिंग असाइन कर दिए, आई नीड अ ग्रामर. वाई आई नीड अ ग्रामर, ग्रामर इज सिंपली सेट ऑफ रूल्स. तो सेट ऑफ रूल्स मुझे चाहिए. ठीक है, अब वो सेट ऑफ रूल्स मुझे पता चल गए तो मैं कह सकता हूं कि आई कैन डिजाइन स्ट्रिंग्स और आई कैन डिजाइन सेंटेंसेस. चलिए, अब स्ट्रिंग बना ली, सेंटेंस बना लिया, मतलब कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश या आ गई है या फिर हमने हमारी लैंग्वेज को डिजाइन कर दिया है. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है, इन सभी की जो बेसिक थ्योरी होती है, दैट वी आर डिस्कसिंग इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. तो ये जो बेसिक है ये सब हम पढ़ते हैं टीयूसी में. अल्फाबेट्स क्या है, वर्ड्स क्या है, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है. ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे सीखते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में. ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको आपकी लैंग्वेज बनानी है. ठीक है, यू वांट टू चूज योर ओन लैंग्वेज, आपको आपकी लैंग्वेज को डिजाइन करना है. ठीक है,
तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप आपका अल्फाबेट सेट लेंगे। हो सकता है कि इंग्लिश में A to Z अल्फाबेट है, बट आपने बोला नहीं मैं A to K अल्फाबेट ही लूंगा और इसमें मैं मेरी लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर दूंगा, लाइक दिस, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप इंडिपेंडेंट है आपके अल्फाबेट्स चूज करने के लिए। ओके, सो सी हियर, दैट इज, आपको मेन ये जो मैंने इतनी अभी चीज बताई इसका मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि टीओसी करते क्यों है, टीओसी पढ़ते क्यों है। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे। ठीक है, सो वी कैन से दैट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपकी ब्रांच का सबसे कोर सब्जेक्ट है एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सी यार, हम क्या कहते हैं, जो भी काम होता है हम किससे करते हैं, कंपाइलर से करते हैं। लेकिन कंपाइलर को बनाने के लिए लैंग्वेज चाहिए और उस लैंग्वेज को बनाने के लिए टीओसी चाहिए। Okay, so we need to design compiler, but for that we need to design language, and for that हमें पता होना चाहिए what is the theory behind that. So because of that we are saying that it is theory of computation. Got my point? You can design your compiler in any language, no issue with this. बस आपके पास क्या होना चाहिए, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और आपको उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए भी क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चलिए जो कंपाइलर है, सी का कंपाइलर किस में बना है, बताइए, सी का कंपाइलर है आपके पास, सी का कंपाइलर कौन सी लैंग्वेज में डिजाइन है। चलिए अगर हम बोले कि सी का कंपाइलर हमने सी में बनाया, ठीक है, सी का कंपाइलर आपने सी में डिजाइन किया, तो सी ये क्या है, कंपाइलर इटसेल्फ अ प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को भी तो एग्जीक्यूट किया होगा। तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो वो सिस्टम को थोड़ा ना समझ में आएगा, उस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक कंपाइलर बनाना पड़ा होगा। ओके, सो अगर हम सबसे पहली बात करें, जो बेस कंपाइलर है वो किस कोड में डिजाइन है, दैट इज इन अ मशीन कोड। क्योंकि मशीन कोड में ही अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो मशीन को समझ में आ जाता है, उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो अगर हम बात करें जो बेस कंपाइलर है या जो सबसे पहला कंपाइलर हमने डिजाइन किया, सो दैट कंपाइलर शुड बी इन अ मशीन कोड, क्योंकि अगर मशीन को समझाना है तो उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं समझा सकते। मशीन कोड क्या है आपका, लाइक अ बाइनरी। ओके, सो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपाइलर डिजाइन, जो न्यू लैंग्वेजेस डिजाइन करना है वो इतना इजी नहीं है, नया कंपाइलर बनाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हिंदी, इंग्लिश और नेचुरल लैंग्वेजेस के कंपाइलर अभी तक वर्कआउट चल रहा है, एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कहीं किसी चीज का नहीं आया हुआ है। ओके, सो देर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें उनके पीछे। ओके, चलिए, तो ये तो हमने बेसिक बात करी कि क्यों टीओसी हम पढ़ेंगे। नाउ सी द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। So see here, simply what we can say, see here, the basic definition for a theory of computation. In theoretical computer science and mathematics, the theory of computation is the branch that deal with how efficiently program can be solved on a model of computation using an algorithm. Okay, अब देखिए यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, वैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्या चीजें, बट स्टिल आई विल रिपीट दैट पॉइंट फॉर यू। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अगर हम बात करें सिंबल्स, सिंबल्स क्या है, व्हाट इज सिंबल, कोई सिंबल को डिफाइन कर सकता है, व्हाट इज सिंबल, व्हाट इज सिंबल। अल्फाबेट दूसरे हो गए, अल्फाबेट मैंने नीचे लिखा है, मतलब देयर इज समथिंग समथिंग डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड अल्फाबेट। सो व्हाट इज सिंबल, so simply what we can say that symbol is a smallest building block which can be any alphabet, letter or a picture. See here, what we can say, supposed to be आपको किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है,
आपको किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. ओके, अब सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं, आई विल शेयर दैट पीपीटी विथ यू. तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है पुराना वाला तो नो इशू, आई विल शेयर दैट विथ यू. ओके, सो सी हियर सिंबल्स क्या हो सकते हैं. इट मे बी एनी अल्फाबेट like ABC. It may be any numbers. Okay. It may be anything. It may be any picture. Whatever it may be. Okay. कुछ भी हो सकता है. They all are a symbol. So simply what we can say that कि अगर हमें किसी भी चीज को represent करना है, so for that representation हम क्या करते हैं, एक smallest building block, एक smallest value choose करते हैं जो कि उसको represent कर पाए. So that is called a symbol. Okay. So ये कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है, small a to z, capital A to z, any number, any special character, whatever it may be, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. So that is called a symbol. So basically क्या करते हैं हम, whenever we need to design alphabet, तो what we can say that alphabets are set of symbols. जब अगर आपको आपकी language बनानी है, ठीक है, whenever you need to design your language, you need to choose your alphabet. और अल्फाबेट आप कहाँ से चूज करेंगे, तो अल्फाबेट आप चूज करेंगे सेट ऑफ सिंबल्स से. जो सिंबल्स का सेट होगा उनमें से कुछ अल्फाबेट्स ले लेंगे और कुछ सिंबल्स को ले लेंगे और बोल देंगे कि नाउ दे आर अल्फाबेट फॉर माई लैंग्वेज. चलिए, अल्फाबेट जो सेट होना चाहिए, अल्फाबेट जो सेट होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए या इनफाइनाइट होना चाहिए. इट शुड बी फाइनाइट. इट शुड बी फाइनाइट, क्योंकि अगर मुझे मेरी लैंग्वेज बनानी है तो मुझे ये तो पता ही होना चाहिए कि उसमें अल्फाबेट कितने यूज करूंगा. क्लियर है. अच्छा, फाइनाइट में भी ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए कि बहुत सारे होने चाहिए. मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू डिजाइन माई लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में 1 लाख अल्फाबेट है, इंग्लिश में तो सिर्फ 26 है, तो मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है. तो ऐसा नहीं है. जितने कम अल्फाबेट्स में आप आपकी चीजें देखिए, सीधी सी बात है, जितने कम शब्दों में आप आपकी चीजें किसी को समझा पाए वो सबसे बेटर है. ओके. तो जितने कम अल्फाबेट होंगे आपकी लैंग्वेज में उतना इफेक्टिव होगा, उतना बेटर होगा. ओके. सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. सो अल्फाबेट, सेट ऑफ अल्फाबेट इज ऑलवेज फाइनाइट एंड इट शुड बी, वी कैन से दैट जितना स्मॉलेस्ट होगा उतना बेटर होगा. चलिए, अल्फाबेट्स की हमने बात की. नाउ सी हियर, अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं ना. आप सपोज टू बी आई वांट टू डिजाइन माय लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स है वो सिर्फ ए बी है, लाइक दिस. सो आई वांट टू डिजाइन माय लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट ए बी ओनली. ए बी के अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मैं ए बी में मेरी पूरी लैंग्वेज बना दूंगा. सो दे आर अल्फाबेट फॉर माय लैंग्वेज. देखिए, बाइनरी ने क्या किया, सिर्फ 2 ही अल्फाबेट यूज किए, 0 1. 0 1 में पूरा बाइनरी कोड, पूरा मशीन कोड लिखा है जो सिस्टम को समझ में आता है. सो उसने कितने अल्फाबेट यूज किए, सिर्फ 2 अल्फाबेट, 0 एंड 1, दैट्स इट. सो उसका अल्फाबेट सेट क्या है, स्मॉलेस्ट है. सो उसने 2 अल्फाबेट में पूरी लैंग्वेज को डिजाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज. सिमिलरली अगर हम डेसिमल लैंग्वेज की बात करें, तो डेसिमल लैंग्वेज अप टू 9, 0 to 9. ओके. नाउ सी हियर, अब आपके पास अल्फाबेट्स आ गए. नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट यू वांट टू डिजाइन योर वर्ड्स और यू वांट टू डिजाइन अ स्ट्रिंग. So what is a string? A string is a finite sequence of symbols from some alphabet. A string is generally denoted by the W. Okay, W हम कहते हैं generally for to represent a string. And if you want to represent length of a string, तो length of a string आप mod W से represent कर सकते हैं. Okay, so see here. Supposed to be जो सेट है A कॉमा B, ये आपके अल्फाबेट है. ठीक है. समेशन, ये जनरली समेशन साइन हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ अल्फाबेट. 0 1. सो 0 1 इज अल्फाबेट. ओके. अब 0 1 का कोई कॉम्बिनेशन में ले लिया, लाइक 0 1 0 0 1 0, सो दैट इज अ स्ट्रिंग. एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, अगर आपसे पूछा है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 6. सो 6 इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. ओके. सो दैट इज अबाउट द स्ट्रिंग. ये हम स्ट्रिंग के बारे में कह सकते हैं. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी हियर, supposed to be I have a alphabet set that consists AB. मेरे पास एक अल्फाबेट सेट है जिसमें क्या है, AB है. गॉट माई पॉइंट. नाउ व्हाट वी वांट,
अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 वी कैन डिजाइन विद द हेल्प ऑफ दिस अल्फाबेट, लेंथ 1 की स्ट्रिंग अगर मुझे बनानी है, सो लेंथ 1 की कितनी स्ट्रिंग्स हम डिजाइन कर सकते हैं? सो वी कैन से दैट वी कैन डिजाइन 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1. हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 यू कैन डिजाइन? ए ए, ए बी, B A, B B. So they are the string of length 2. How many string of length 3 that we can design? Triple A, B, A B A B B, and similarly we can say that triple B, B B A, B A B, B A A, like this. So we can say that we can design 8 different string design कर सकते हैं. So अगर आपसे पूछा जाता है कि how many string of length n we can design with the help of 2 alphabet, how many string? So we can say that it is 2 to the power n. It is 2 to the power n. So supposed to be simply if your alphabet set is ABC, okay? और आपसे पूछा जाता है कि how many string of length n we can design? How many string of length n we can design? So it is 3 to the power n. 3 alphabets are there, so you can design 3 to the power n different string of length n, okay? Similarly, simply whatever will be your alphabet set, okay? अगर आपसे पूछा था how many string of length n we can design with the help of this alphabet set, so simply that to the power n, okay? So number of अल्फाबेट जितने होंगे उसकी पावर में आप n ले जाइए, उस लेंथ की उतनी स्ट्रिंग्स आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये बेसिक आप लोगों को याद रखना है हमेशा. अच्छा, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 वी कैन डिजाइन? 0 की तो बात ही नहीं की, जबकि 0 बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्ट्रिंग कौन सी होगी? वो स्ट्रिंग कौन सी होगी? सो सी यार, लेंथ जीरो का मतलब क्या है? ना तो वहां पे ए आना चाहिए, ना तो वहां पे बी आना चाहिए. तो सिंपली वी कैन से दैट इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग में ना तो ए होता है ना बी होता है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट हम यहां पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा. सो आइदर एम्प्टी स्ट्रिंग कहें या लैम्डा कहें, या फिर आप उसको एप्सिलॉन साइन कहें, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हैं नल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो एम्प्टी स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग मतलब नथिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, लैम्डा और एप्सिलॉन साइन, तो जनरली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी मैं अगर आगे कहीं लैम्डा यूज करता हूं और एप्सिलॉन साइन यूज करता हूं, तो इसका मतलब आप ये हमेशा समझ के चलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्टी स्ट्रिंग. तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? So what we can say that a language is a set of string is chosen from some, देखिए, सम अल्फाबेट. अब अल्फाबेट की पावर हमने स्टार लगाया, देखिए इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसका मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए. सी द पॉइंट. सिंपली just assume that the meaning of star is just like a loop. It is a loop, okay? एंड दैट लूप स्टार्ट विद, जैसे आपने फोर लूप पढ़ा होगा ना, उसी टाइप से लूप है ये. और ये लूप कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद 0 1 2 3 एंड अप टू एनी वैल्यू, इट अप टू इंफिनिटी. क्लियर है? तो अगर सिर्फ मैं सपोज टू बी किसी अल्फाबेट की पावर पे स्टार पुट कर देता हूं, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इफ आई एम राइटिंग ए स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने आप में ये एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है. इससे आप बहुत सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं. कैसे? देखिए, अगर आपने स्टार की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है, स्टार की वैल्यू 0 पुट की, इसका मतलब क्या है? वी वांट टू डिजाइन अ स्ट्रिंग विदाउट ए. आई वांट टू डिजाइन स्ट्रिंग विदाउट ए, तो वो क्या हो गया आपका? तो वी कैन से दैट इट इज एप्सिलॉन साइन, एम्प्टी स्ट्रिंग. ओके, अब आप स्टार की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, सो दैट इज अ सिंगल ए.
अगर स्टार की वैल्यू आपने 2 पुट करी देन इट जनरेट 2a, स्टार की वैल्यू आपने 3 पुट करी देन इट जनरेट 3a, and you can put any value of a star like this. So we can say that with the help of this a star we can generate this all strings. So we can say that a star itself a language, ये अपने आप में एक लैंग्वेज है क्योंकि कितनी सारी स्ट्रिंग्स को ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है. गॉट माई पॉइंट. सो अगर हम इसको लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर इज अ लैंग्वेज दैट जनरेट अ स्ट्रिंग ए टू द पावर n where n is greater than equal to 0. So अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को I want to represent that expression in terms of language, so that would be the language. Okay, yes, it is closer. Okay, we can say that it is closer. देखिए अल्फाबेट सेट हमेशा फाइनाइट होगा, लैंग्वेज इनफाइनाइट हो सकती है. लैंग्वेज इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वर्ड्स इन योर लैंग्वेज. अब मैंने बोला ए कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट हो गई. क्लियर है. सो इट डिपेंड्स ऑन, अगर आपका स्ट्रिंग सेट फाइनाइट है, आपके वर्ड्स फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट लैंग्वेज होगी. आपका वर्ड सेट इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी. चलिए, इंग्लिश इज अ फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज. सो अगर हम लोग बात करें मीनिंगफुल वर्ड्स की, जिन वर्ड्स के कुछ मतलब है, तो वो फाइनाइट है. और अगर हम मीनिंगलेस वर्ड्स की बात करें तो वो इनफाइनाइट है. क्लियर है. सो इट डिपेंड्स कि आपने कितने वर्ड्स को मीनिंग असाइन किए हुए. तो अगर हम बात करें मीनिंगफुल वर्ड्स की तो इट इज फाइनाइट, और अगर मीनिंगलेस की बात करें जिनके मीनिंग अभी तक नहीं है, वो इनफाइनाइट हो गई. So here we can say that we can put any value of n जो 0 से ग्रेटर है, हम कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं. So we can put any value, that means it is infinite language. तो ये एक तरीके से infinite language है. देखिए एक और एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक a प्लस. अगर हमने किसी की पावर पे प्लस लिख दिया, लाइक आई एम राइटिंग a प्लस. प्लस इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट क्लोजर, प्लस इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट लूप, लेकिन इसका जो मिनिमम ऑकरेंस होता है वो होता है 1. ओके, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप वो सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं जिसमें ए आ रहा है एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग. यहां से एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी. सो इज दिस लाइक ए, 2a, ट्रिपल ए, लाइक दिस. ओके, देखिए ये जो आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पे सिर्फ आप ये ए पे पावर आपने प्लस लगाया है, तो इससे जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो सिर्फ ए की ही स्ट्रिंग जनरेट होगी, और कोई अल्फाबेट आप यूज नहीं कर सकते. ओके, देखिए द मीनिंग ऑफ क्लोजर इज सिंपली व्हाट वी कैन से, जो यहाँ पे हम लूप ये स्टार जो लगा रहे हैं ना, इसको हम क्लोजर कहते हैं. ठीक है. सो क्लोजर मतलब कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, इसमें वो सारी चीजें आ सकती है, इसमें वो सारी चीजें आ सकती है जो एक ही स्ट्रिंग है. चलिए, अगर सी द पॉइंट एट द प्लेस ऑफ 10 है ना, हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस वैसे करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है. अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपको एक लैंग्वेज बनानी है, तो वो लैंग्वेज क्या है. तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग, ये हो गया, दैट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग. योर लैंग्वेज मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, इट डिपेंड्स. फाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है, इनफाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है. ठीक है. आगे हम इनके रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोग आगे देखेंगे. देन एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू different things. Okay, now see here the important term, that is grammar. The important thing, that is grammar. देखिए टीओसी का सिलेबस क्या है, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर, विल डिस्कस. लेकिन क्या हम टीओसी में पढ़ने वाले हैं ये बताने के लिए भी मुझे 2 लेक्चर लगेंगे. ठीक है. सो जस्ट वेट और देखिए कि क्या सिलेबस है, अभी सिर्फ शुरुआत की हमने. सो नाउ व्हाट इज ग्रामर. ग्रामर क्या है. देखिए अभी हम सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं. हमने अभी तक क्या किया, सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की ही बात करी.
स्ट्रिंग क्या होती है, अल्फाबेट, क्योंकि ये क्या है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं टीओसी की तो क्या है बाउंसर ना जाए, इसलिए मैंने आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से बताई है। हमने स्टार्ट किया है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर की डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं, व्हाट इज ग्रामर? So we can say that grammar is a set of rules. Yes, exactly. We can say that grammar is a set of rules. Okay. Now see, अगर हम ग्रामर की बात करें, सेट ऑफ रूल्स की बात करें, ठीक है, सो मैथमेटिकली या फिर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, अगर हमें ग्रामर को डिफाइन करना है तो व्हाट वी कैन से दैट ग्रामर इज रिटन एज अ फोर टपल, ग्रामर इज अ फोर टपल। सो वेन एवर वी नीड टू डिफाइन ग्रामर, हमें चार चीजें बतानी होगी, VTPS। ओके, यहाँ पे V क्या होता है, वेर V इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स का यूज क्या होता है, सो टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाना है, जैसे हमने बात की पीछे, हमने अभी अल्फाबेट लैंग्वेज के स्ट्रिंग सेट को देखा, ए था, फिर 2A था, फिर 3A था, फिर 4A था, आप करते क्या जा रहे थे, स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे थे। सो टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वी यूज अ वेरिएबल। सो वेरिएबल्स का यूज क्या है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करना। सो वी नीड सेट ऑफ वेरिएबल्स, हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनल सिंबल्स, नॉन टर्मिनल सिंबल्स भी हम इन्हें कहते हैं। क्लियर है? नाउ अनदर वन इज अ टी। T is simply we can say that it is same as a set of input symbols, या फिर हम इनको set of terminal symbols भी कहते हैं। टर्मिनल सिंबल मतलब कि जो स्ट्रिंग की लेंथ को टर्मिनेट कर दे, सो सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स भी कहते हैं या फिर हम सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स भी कहते हैं। क्लियर है? नाउ द अनदर वन दैट इज देयर इज एस। एस इज व्हाट, सो वी कैन से दैट एस इज सेट ऑफ, ace is simply is a starting symbol that belongs to V. So ace एक symbol है, is we can say that it is a variable, ace is a special type of variable is called starting symbol, और जो किससे belong करेगा, variable set से belong करेगा। Clear? Now see here, the another one that is P. P is what? So simply P is a set of production rules. ओके, तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्शन रूल्स लिखते हैं उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, सो वी कैन से दैट वी कैन राइट अवर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंस टू बीटा। तो आप आपके प्रोडक्शन रूल को अल्फा टेंस टू बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर विल बी योर प्रोडक्शन रूल in TOC, or we can say that whatever will be in, your production rule in grammar is always in the form of alpha tends to beta। इसका मतलब क्या होता है, हम अल्फा देते हैं तो whatever will be in लेफ्ट हैंड साइड उसको हम एज ए इनपुट देते हैं तो हमें राइट हैंड साइड जो बीटा है वो मिल जाता है, लाइक दिस। तो आप इसको इस तरीके से समझें। सो सी हियर, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर आपको एक ग्रामर को डिफाइन करना है, इफ यू वांट टू डिफाइन अ ग्रामर, सो सी देयर इज अ ग्रामर जी। आपको सबसे पहले आपकी ग्रामर का वेरिएबल सेट बताना होगा। सो आप आपकी ग्रामर में कितने वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं, तो हमने कहा हम हमारी ग्रामर में 3 वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं, SAB। हाउ मेनी टर्मिनल सिंबल्स इन योर ग्रामर, सो हम कह रहे हैं कि इट इज AB। अब देखिए, जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आइदर इट इज अ टर्मिनल सिंबल और इट इज सेम एज योर इनपुट सिंबल्स। तो जो ये ग्रामर जिस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा उसके सिंबल्स सिर्फ कौन से हो सकते हैं, A और B। ओके, सो ग्रामर इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो ग्रामर से हम सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। नाउ द अनदर वन इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। तो प्रोडक्शन रूल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने यहाँ पे प्रोडक्शन रूल यूज किए, S टेंस टू AB, मतलब S का एक प्रोडक्शन रूल है, A टेंस टू A, ये अनदर प्रोडक्शन रूल है, और B टेंस टू B, ये एक और प्रोडक्शन रूल है। क्लियर?
नाउ सी यार, एक चीज हम जो डिफॉल्ट हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चले हैं, वो एजम्पशन ये है कि जितने भी आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। कैपिटल लेटर को हम लोग वेरिएबल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके स्मॉल लेटर्स कहे हम इसे, या फिर कैपिटल लेटर को छोड़ के, कैपिटल लेटर को छोड़ के बाकी जो लेटर्स है वो हम लोग यूज करते हैं। either it may be a small letter, it may be digit, it may be any special character, whatever, so we can use all of them as a terminal। उन सभी को हम एज ए टर्मिनल, या फिर हम कहें उन सभी को हम एज ए इनपुट अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। क्लियर? लाइक दिस, ओके। सो ये मैंने 3 रूल्स लिखे, है ना। वॉट एवर विल बी अल्फा, वॉट एवर विल बी बीटा। अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, सपोज लाइक दिस। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग, आई वांट टू जनरेट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, इस ग्रामर की हेल्प से मुझे कोई स्ट्रिंग को जनरेट करना है, तो वो किस टाइप की स्ट्रिंग होगी? चलिए, तो आपको जब भी स्ट्रिंग जनरेट करनी होती है, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टार्टिंग सिंबल। हमेशा आप स्टार्टिंग सिंबल से क्या करें? स्टार्ट करें। सो यू शुड स्टार्ट विथ एस, हमेशा एस से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब एस क्या जनरेट कर रहा है? ए बी, बट ए बी इज नॉट अ स्ट्रिंग। यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ क्या होने चाहिए? स्मॉल ए बी होने चाहिए। क्लियर है? स्मॉल ए स्मॉल बी या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक। तो ए बी इज अ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का प्रोडक्शन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एट द प्लेस ऑफ ए व्हाट वी कैन अप्लाई? वी कैन अप्लाई स्मॉल ए। At the place of this b, what we can apply? We can apply small b. So we can say that with the help of this grammar, we can generate a string that is called ab. Okay, how many string we can generate with the help of this grammar? ab के अलावा और कोई string इससे generate हो सकती है क्या? ab के अलावा कोई string generate हो सकता है क्या? So देखिए, आपको जब भी string generate करनी है, उसकी शुरुआत आपको हमेशा s से करनी होगी। और अगर एस से करेंगे तो पहले कैपिटल ए आएगा, फिर कैपिटल बी आएगा। तो पहले ए का प्रोडक्शन ही अप्लाई होगा, उसके बाद में बी का प्रोडक्शन अप्लाई होगा। सो देयर एग्जिस्ट ओनली वन स्ट्रिंग। तो वी कैन से दैट कि सच टाइप ऑफ ग्रामर इज अ फाइनाइट ग्रामर। ये कौन सी ग्रामर हो गई? फाइनाइट ग्रामर। क्योंकि ये किस टाइप की स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है? फाइनाइट स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। सो दैट ग्रामर इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रामर। अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर मैं बात करूं कि आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा टर्मिनल है? सी द पॉइंट। सो हाउ विल डिसाइड? तो ये सेट आपको दिया होता है ना। मैंने आपको बोला ना, ग्रामर इज वीटीपीएस, वीटीपीएस ये है। सो वी आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। मतलब आपकी ग्रामर में ये 3 वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होगा। टी, तो ये आपकी ग्रामर के टर्मिनल सिंबल्स है। पी, ये आपकी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स हैं। और एस, इन प्रोडक्शन रूल में जो शुरुआत करना है वो किससे करना है? एस से। एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल। सो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। हर चीज ग्रामर में मेंशन होती है, ठीक है। देखिए, प्रोडक्शन रूल आप बहुत सारे लिख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं कि सर ये हो सकता है, क्या हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको आपकी ग्रामर बनानी है, आप जो चाहे वो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैंने मेरी ग्रामर डिजाइन की है। सो इट डिपेंड्स ऑन अस, है ना। वी नीड टू डिजाइन अ लैंग्वेज, वी नीड टू डिजाइन अ ग्रामर। तो हम चाहते हैं, तो हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग सिंबल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको जब भी किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने की शुरुआत करनी है, तो आपको स्टार्ट उस स्टार्टिंग सिंबल से करना है, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन नॉट जनरेट एनी अनदर। इससे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। देखिए और एग्जांपल देख रहे हैं हम, डोंट वरी। सी हियर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। s टेंड्स टू, s टेंड्स टू a s b, and there's another rule for that is ab, ओके। मेरे पास
एक स्टार्टिंग सिंबल एस है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन माय ग्रामर, मेरी ग्रामर में, ये मैंने मेरी ग्रामर बनाई है, मेरी ग्रामर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है एस, और इसके दो प्रोडक्शन रूल है, आइदर आई कैन यूज फर्स्ट और आइदर आई कैन यूज सेकेंड। ओके, ये दोनों एस के ही प्रोडक्शन रूल है। एक तरीका ये होता है लिखने का, और एक आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस टेंस टू ए एस बी ऑब्लिक ए बी। द मीनिंग इज दैट कि या तो आप एस से ये प्रोडक्शन यूज कर सकते हो या आप एस से ये प्रोडक्शन यूज कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? एंड एस इज अ स्टार्टिंग सिंबल, सो यू कैन यूज एनी प्रोडक्शन, आप कोई भी प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा जो हम इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं? सो कैन वी से दैट इट इज ए बी। आप डायरेक्टली क्या करें, सेकंड प्रोडक्शन रूल लिख दें, तो वो सीधे टर्मिनल को जनरेट कर रहा है। नाउ इफ आई नीड टू इंक्रीज द लेंथ, तो मुझे पहला चाहिए ए एस बी। एट द प्लेस ऑफ दिस एस आइदर आई कैन पुट फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। देखिए एस एस को कॉल कर रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ रिकर्शन। सो या तो मैं पहला रूल अप्लाई कर सकता हूं या मैं दूसरा रूल। अगर मुझे स्ट्रिंग टर्मिनेट करनी है तो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। तो ये सेकेंड स्ट्रिंग आ गई। मुझे टर्मिनेट नहीं करनी थी, आई नीड टू इंक्रीज द लेंथ, तो मैंने एस से वापस पहला रूल अप्लाई कर दिया। मुझे टर्मिनेट करना है तो एस की प्लेस पे मैं सेकेंड रूल अप्लाई कर दूंगा। सो दैट इज माई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जनरेशन हो गया। इफ यू डू नॉट वांट टू टर्मिनेट, आप स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से, किस टाइप की स्ट्रिंग्स इससे जनरेट हो रही है, which type of string we can generate with the help of this? So can we say that the language corresponding to this is a to the power n, b to the power n, where n greater than equal to 1? So देखिए, ये आपको ग्रामर दिया, आपको लैंग्वेज बनाते आ गई। ओके, सो यही रोल है ग्रामर का। ग्रामर क्यों यूज करते हैं? टू डिजाइन लैंग्वेज। तो ये ग्रामर से हमने लैंग्वेज डिजाइन कर दिया लाइक दिस। सो ग्रामर किस टाइप की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है, आपकी लैंग्वेज उसी टाइप की स्ट्रिंग्स को क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। फर्स्ट प्रोडक्शन आप यूज करें ए एस बी, और इस एस की प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, अगेन फर्स्ट प्रोडक्शन। तो जब आप एस की प्लेस पे अगेन फर्स्ट प्रोडक्शन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एस बी बी लाइक दिस। इफ यू वांट टू टर्मिनेट, तो इस एस की प्लेस पे आप क्या कर दें, सेकंड प्रोडक्शन को अप्लाई कर दें, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं टर्मिनेट करना है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। So we can say that it generate infinite number of strings. So that language is infinite language. This grammar is an infinite grammar. Got my point? Now see here. ये एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो देखिए यहां पे आप सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझिए। कैपिटल लेटर्स इज ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। तो कभी भी आपकी स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर नहीं आएगा। अगर स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर आता है, अगर स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर आता है तो वो स्ट्रिंग ही नहीं है। गॉट माई पॉइंट? यू नीड टू टर्मिनेट योर वेरिएबल। आपको हमेशा स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए वेरिएबल का टर्मिनेशन करना जरूरी है। और हर ग्रामर में एक ही स्टार्टिंग सिंबल होगा, एक से ज्यादा सिंबल्स नहीं होंगे। ओके, कैपिटल लेटर्स आर ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल आपका ए बी है, स्मॉल ए बी इज नॉन टर्मिनल। आपको मेंशन किया हुआ है कि शुरुआत जो करनी है किससे करना है, एस से। एस इज द स्टार्टिंग सिंबल एंड दे आर द प्रोडक्शन रूल्स। सी S tends to AAB. The another one is AA tends to AAAB. And A tends to epsilon. Epsilon मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? It represent empty string. मतलब A को आप डायरेक्टली टर्मिनेट कर सकते हैं। It represent empty string. Okay? चलिए, अगर मैं जो प्रीवियस मैंने ग्रामर ली थी, जो ASB
और इसका दूसरा प्रोडक्शन अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लेता, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट मेरी लैंग्वेज क्या हो जाती? बताइए। जो प्रीवियस ग्रामर था हम एस के दो प्रोडक्शन ले लेते हैं, एक ए एस बी और एक एप्सिलॉन। अगर आपसे पूछा था व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर, क्या होगी? What is the minimum string that we can generate with the help of this grammar? Now as generate null. So empty string is a smallest string that we can generate with the help of this. Now अब अगर आपने पहला प्रोडक्शन रूल यूज किया s tends to a as b, at the place of this s what you can do, you can put either null. अगर null put करते हैं तो देखिए ये इस तरीके का हो जाएगा a dot null dot b. अब null string का आप किसी भी वैल्यू के साथ कॉन्केटिनेशन करते हैं, आपको वापस वही वैल्यू मिल जाती है. इट इज सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग. So it is AB. We can generate AABB. We can generate triple A triple B. So simply we can say that the language corresponding to this is ANBN, where n greater than equal to 0. तो चेंजेस क्या हो गया? पहले में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया. एप्सिलॉन का मतलब होता है सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग. The meaning of epsilon is empty string. ओके तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्शन की वैल्यू पुट करते जानी है, रिजल्ट आता जाएगा. चलिए अगर हम ये वाली ग्रामर देखें तो इससे अगर हमें स्ट्रिंग जनरेशन करना है, सो स्ट्रिंग जनरेशन क्या होगा? किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट होगी? व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट? जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट वी कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर. देखिए शुरुआत हमेशा एस से करनी है, क्योंकि एस स्टार्टिंग सिंबल है. आप और कोई वेरिएबल डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे. नाउ एट द प्लेस ऑफ दैट ए यू कैन पुट दिस नल, so it is AB. Now S tends to AAB. Now देखिए अगला प्रोडक्शन AA से दिया हुआ है, so at the place of this you can put this value. So now it is AAAB and this B is as it is. If I need to terminate that variable A, you can put null. It is AABB. If you do not want to terminate, you can increase the length just by at the place of this just apply the rule is A is as it is AAAB BB. Now at the place of this you can put null. Now we can say that the another string is triple A triple B. If you want to increase the length, at the place of this again put the second production rule, you can increase. So see here 2 as it is रहने दीजिए, फिर AA की प्लेस पे आप पुट कर दीजिए AAAB. ओके AAAB आपने पुट कर दिया. लास्ट के 3B एज इट इज रहने दिए और इस A को नल पुट कर दिया. किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है? 4A 4B. So can we say that the language corresponding to this is exactly same as A and B and where n greater than equal to 1, the previous one. ए नल दे रहा है बेटा, ग्रामर नल नहीं दे रहा. देखिए एस से अगर नल जनरेट होता है तो नल स्ट्रिंग मानी जाएगी. एस नल जनरेट नहीं कर रहा, शुरुआत एस से करनी है, ए से थोड़ी ना चालू करेंगे. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
It is already given in question. S tends to A, S, B, S tends to null. It is given in question. ये तो क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ये ग्रामर है, तो लैंग्वेज क्या होगी? ये लैंग्वेज है. अब मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रामर है, तो लैंग्वेज क्या होगी? सो ये लैंग्वेज है. इज दिस लाइक दिस? चलिए, अब एक इसमें मैं आपसे पॉइंट पूछता हूं. नाउ सी द पॉइंट. कुछ स्टूडेंट का डाउट है, उससे क्लियर हो जाएगा वो डाउट. कैन आई जनरेट ए ए बी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर? कैन आई जनरेट ए ए बी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर? सो वी कैन नॉट जनरेट. हम जनरेट नहीं कर सकते. देखिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके प्रोडक्शन रूल से वो चीज आनी चाहिए. अगर आ जाती है तो होगा जनरेट, नहीं आएगी तो नहीं होगा. तो आपने शुरुआत की ए एस बी. अब जब भी आप एस की प्लेस पे प्रोडक्शन पुट करोगे, आपको पूरा ही प्रोडक्शन रखना है. ऐसा नहीं है कि आप इसका हाफ प्रोडक्शन पुट कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा, है ना? तो जब भी आपको प्रोडक्शन पुट करना है, आपको पूरी वैल्यू पुट करनी है. यू कैन नॉट पुट द फ्रैक्शन पार्ट. सो अगेन ये जब जनरेट करेगा तो ये ए एस बी और बी ये जनरेट करेगा. एट द प्लेस ऑफ दिस, वेन एवर यू नीड टू टर्मिनेट, आपको सेकेंड प्रोडक्शन अप्लाई करना है. ये ग्रामर हमने डिजाइन की है. सो इट इज ए ए बी बी. सो लैंग्वेज फॉर दिस ग्रामर इज दिस वन. ये लैंग्वेज है. दिस लैंग्वेज इज फॉर दिस ग्रामर. ओके. अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रामर आगे और पढ़ेंगे, तो आपके जो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है कि प्रोडक्शन रूल किस तरीके के हो सकते हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. प्रोडक्शन में अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट वेट. आपको स्ट्रिंग को कब स्टॉप करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये आप पे डिपेंड करना है. आप पे डिपेंड करता है कि आपको जनरेट क्या करना है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जनरेट क्या करना है, क्या जनरेट करना चाहते हो आप, तब स्टॉप करना है. नाउ write down Chomsky classification of grammar. Write down Chomsky classification of grammar. So write down on the basis of production rule. देखिए आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ये जो चीजें हैं ये लिखी हुई है यहाँ पे. सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है. नाउ सी चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर. सो देखिए, राइट डाउन दैट पॉइंट on the basis of on the basis of production rule, on the basis of production rule, there are
four different type of grammar. There are four different types of grammar. ओके तो चॉम्स्की ने क्या किया, ग्रामर को क्लासिफाई किया चार डिफरेंट तरीके से. इससे जो बचे हुए स्टूडेंट के जो डाउट्स थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर. तो चॉम्स्की ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल ग्रामर को चार टाइप्स में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट इज कॉल्ड टाइप जीरो ग्रामर, is also called unrestricted grammar. Is also called recursive enumerable grammar. The second is type 1 grammar. Type 1 grammar is also called context sensitive grammar. The third one is type 2 grammar. Is also called context free grammar. Last one is type 3 grammar. Is also called regular grammar. Okay, is also called regular grammar. So अब ये हमने क्या किया, चॉम्स्की ने क्या किया, जो ग्रामर थी उनको फोर कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, क्या किस तरीके से रूल्स लिखे जाएंगे, ये सारी चीजें चॉम्स्की ने बताई और ग्रामर को फोर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज टाइप जीरो ग्रामर. फर्स्ट इज टाइप जीरो ग्रामर. सो सी हियर टाइप जीरो ग्रामर में क्या कहा गया. सो सी हियर on the basis of production rule, okay, so what we can say that if production rule is like alpha tends to beta, if your production rule is like alpha tends to beta, then alpha belongs to, what we can say, alpha is any combination of variable union terminal. अल्फा वेरिएबल यूनियन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट देयर शुड एग्जिस्ट वन वेरिएबल. सो इस फॉर्मेट इज जस्ट लाइक दिस. देखिए V यूनियन T मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल भी आ सकता है. देखिए अगर इस स्टार को जीरो पुट किया तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, इस स्टार को जीरो पुट किया तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया. क्लियर है. सो सिंगल वेरिएबल तो होना ही चाहिए. दैट मीन्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर शुड एग्जिस्ट अ सिंगल वेरिएबल. मतलब आप सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि मैं A टेंड्स टू B लिखूं तो इट इज नॉट अ प्रोडक्शन रूल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टर्मिनल है. ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है. देयर शुड एग्जिस्ट वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए. आप चाहते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नल टेंड्स टू बी लिख दूं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए. क्लियर है. सो देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन व्हाट एवर विल बी द कॉम्बिनेशन. उसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अल्फा का, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. एंड बीटा इज एनीथिंग, इट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल. इट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल. वेरिएबल का मतलब नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं हम. सो इट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यूनियन टर्मिनल. मतलब बीटा साइड पे सिंगल वेरिएबल हो सकता है, सिंगल टर्मिनल हो सकता है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी टर्मिनल हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप बीटा साइड पे, राइट हैंड साइड पे. सो अल्फा इज, देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर
सपोज टू बी मैं एक ग्रामर लिखता हूं, द प्रोडक्शन इज लाइक, सपोज देयर इज एस टेंस टू ए ए बी बी, ए ए टेंस टू बी बी डी ई, बी डी ई टेंस टू ए बी बी डी, ए बी बी डी टेंस टू a a oblique null, like this. Or supposed to be there is more production rule like a tends to a oblique b, like this. Or suppose there is more production like bd tends to a b b c, like this. अब आपसे पूछा है क्या ये ग्रामर टाइप जीरो ग्रामर है, क्या ये ग्रामर टाइप जीरो ग्रामर है? सो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आपको अल्फा पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ ये है कि अल्फा में एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके अलावा उस वेरिएबल के पहले कितने भी वेरिएबल और टर्मिनल हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने भी वेरिएबल टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं देयर इज वन वेरिएबल, उसके बाद एक से ज्यादा वेरिएबल हो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? And beta is anything, it doesn't matter, it is any combination of variable union terminal. So we can say that yes, it is type 0 grammar. So yes, it is unrestricted grammar. Yes, it is UG. Okay, same here, we can say that there is one variable, whatever will be on beta side. So yes, it is UG. So we can say that there is restriction only on alpha side. Alpha should contain at least one variable. If I am writing a tends to a b c, can we say that this production rule belong to type 0? Can we say that this production rule belong to type 0? No. ओके, सो इट डज नॉट बिलोंग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या आ गया, टर्मिनल आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। तो सिंपली इज अ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अल्फा में हम बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड इज एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, सिंगल टर्मिनल हो सकता है, दो हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सारे वेरिएबल हो सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन। जब एनी बोल दिया मतलब जो आपका मन पड़े वो आप लिख दो, एनी कॉम्बिनेशन सब चलेगा। We are saying that unrestricted because there is no restriction on a beta side as well as there is no restriction on alpha side, but there is an exception, या हम कह सकते हैं कि there is only one condition, there should exist at least one variable, उसके अलावा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। Now type 1 grammar. So you can see here, we can say that a grammar is said to be type 1 grammar. हम grammar को type 1 grammar कह सकते हैं। देखिए आप अगर हम डेफिनेशन की बात करें, if I am writing alpha tends to beta, then what we can say that alpha should belongs to V union T star V union T star is exactly same as unrestricted. जो unrestricted में हमने अल्फा की डेफिनेशन बोली थी वही हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं, बीटा बिलोंग्स टू V union T star, जो हमने वहां पे कहा था वही हम यहाँ पे भी कह रहे हैं। But there is a restriction. The restriction is that the length of beta should be greater than equal to length of alpha. तो बीटा की जो लेंथ है वो अल्फा की लेंथ से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। Okay, so you should remember that point. So alpha belongs to V union T star V. तो देखिए अल्फा इज एनी कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टू तो रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस जैसे, V is a variable
और एक आपने यहाँ पे क्या लिया, बीटा की जो लेंथ है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो चलिए मैं एक ग्रामर लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या वो ग्रामर टाइप 1 ग्रामर है या नहीं। आई एम राइटिंग वन ग्रामर, जस्ट टेल मी इट इज टाइप 1 ग्रामर और नॉट। S tends to AA, BB, AA tends to ABB, A, BB tends to DB oblique E. Just tell me, can we say that it is type 1 grammar, yes or no? सो सी हियर, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए के दो प्रोडक्शन रूल है। एक प्रोडक्शन रूल है ए का ए बी, एक प्रोडक्शन रूल है ए का सिंपली ए। सो यहाँ पे बीटा की लेंथ कितनी है 1, अल्फा की लेंथ कितनी है 2। सो हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फेल हो रही है। फेल हो रही है, देन it is not type 1, it is not CSG, it is not context sensitive grammar. Can we say that it is unrestricted grammar? इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कह सकते हैं। यस, यस इट इज यूजी। ओके, सो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर तो है बट ये टाइप 1 ग्रामर नहीं है। टाइप 1 ग्रामर में आप सिंपल सा एक चीज याद रखिए, जो टाइप 0 सेटिस्फाई कर रहा था वो सब कुछ तो यहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस द लेंथ ऑफ बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अल्फा। बीटा साइड की लेंथ जो है वो अल्फा साइड से ग्रेटर होना है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। ओके, चलिए ये एग्जांपल को देखते हैं। क्या ये टाइप 1 है, क्या ये टाइप 1 है? सो यस वी कैन से दैट इट इज टाइप 1, क्योंकि आप देखें यहाँ पे लेंथ क्या है बीटा की, लेंथ 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन सेटिस्फाई। या 3 is greater than equal to 1, yes 1 is greater than equal to 1, yes। so yes, yes it is type 1। can we say that it is, can we say that it is type 0? सो यस इट इज टाइप 0। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई ग्रामर इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो बट ऑब्वियस है पहले दो को तो सेटिस्फाई करेगा ही, ऑफ कोर्स। ओके, सो कैन वी से दैट एवरी टाइप 0 is type 1? Every type 0 is type 1? Yes or no? No. Every type 0 is type 1 is no. What we need to write? Every type 1 is type 0, but vice versa is not true. अब देखिए रही बात एक चीज की, if I am writing a grammar A tends to AA and there's another rule that is AB, suppose A is a starting symbol of the grammar, इस grammar का A starting symbol है। अब मैंने लिया A tends to epsilon, suppose that is my grammar। can I say that it is, can I say that it is type 1 grammar? See here,
अगर हम लेंथ की बात करें तो सेकंड प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ 1 है और राइट हैंड साइड तो एम्प्टी स्ट्रिंग इट इज 0. सो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है? नो. नाउ सी द पॉइंट. व्हाट वी कैन से, अगर हम लिखते हैं कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन तो फेल है. चलिए ठीक है. But there is an exception. See the point. What we can say, we can say that there is an exception. Exception हम लोग यहाँ पे क्या यूज करके चलते हैं कि अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट करता है, अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट करता है, ठीक है, तो आप उसको अलाउ करेंगे. इफ स्टार्टिंग सिंबल जनरेट्स अ नल, देन वी कैन अलाउ सच टाइप ऑफ ग्रामर इन टाइप 1 ग्रामर. तो हम उसको टाइप 1 ग्रामर में अलाउ करते हैं. ठीक है. अनदर थिंग इज दैट व्हाट वी कैन से, सी हियर व्हाट वी कैन से, we can say that we can say that if starting prediction is null, so it is allowed, and if s does not appear on the right hand side of any prediction. तो सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि एस राइट हैंड साइड किसी प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए. अब सी हियर, अगर आपका जो नल है, जो एप्सिलॉन साइन है, वो राइट हैंड साइड में है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू. तो हम लोग क्या कहते हैं कि देयर इज अ प्रोसीजर, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसीजर वी कैन एलिमिनेट नल. कोई भी वेरिएबल जो नल जनरेट कर रहा है, क्लियर है, आप उस वेरिएबल के नल को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो. देयर इज अ प्रोसीजर, वी विल डिस्कस कि कौन से प्रोसीजर से हम नल को एलिमिनेट करते हैं. बट देयर इज अ प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन टर्मिनेट नल. हम नल टर्मिनेट कर सकते हैं, नल को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. बट अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट करता है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते. और अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट कर रहा है तो आप उस टाइप की ग्रामर को टाइप 1 में कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. स्टार्टिंग सिंबल के अलावा अगर कोई भी ग्रामर नल जनरेट करता है तो व्हाट वी कैन से, so we need to remove that epsilon, we need to remove that epsilon from the that particular grammar, then we can change that grammar to equivalent type 1 grammar. तो हम उस ग्रामर को इक्विवेलेंट टाइप 1 ग्रामर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. गॉट माय पॉइंट? Okay, so what we can say that yes, the grammar is not in टाइप 1. तो टाइप 1 में हम लोग ग्रामर को कब ले सकते हैं? See here, in this grammar, what we can say that A is appear on right hand side. So what to do if you need to change that grammar to type 1, then you need to eliminate that A. आपको इस A को eliminate करना होगा. Clear है? After elimination, you can change. After elimination, you can change that grammar to type 1. But वो eliminate करना होगा. यहाँ से A को आपको eliminate करना होगा. Clear है? So null elimination के बाद हम use कर सकते हैं. Now see. The another one is type 2 grammar. See the point. Type 2 grammar में क्या कहते हैं? So simply if your production rule is like alpha tends to beta, if your production rule is like alpha tends to beta, if your production rule is like alpha tends to beta, then alpha should be a single variable. Type 2 grammar मतलब जो context free grammar है, context free grammar क्या कहता है कि आपका जो अल्फा है वो अल्फा तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. अल्फा शुड बी ए सिंगल वेरिएबल. ओके. And what we can say that beta is any combination of variable union terminal. So beta is any combination of variable union terminal.
Got my point? So if we are saying that alpha tends to beta, then alpha should be a single variable. Alpha single variable होना चाहिए. Beta is any combination of variable union terminal. Got my point? So आप देखिए इस एग्जांपल में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ सिंगल वेरिएबल, मतलब आपने फिक्स कर दिया, अब इधर कोई टर्मिनल आना ही नहीं चाहिए, ना एक से ज्यादा वेरिएबल होने चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपली इट शुड बी अ सिंगल वेरिएबल. Right hand side is any combination, no issue with this. Right hand side is any combination, no issue with this. Okay, now see, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो कैन वी से दैट, कि यहां पे जो बीटा है, बीटा की लेंथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा, एक्सेप्ट नल, नल को छोड़ दीजिए. तो अगर हम एक्सेप्ट नल बात करें, एक्सेप्ट नल, बीटा की लेंथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगी. यस, सो वी कैन से दैट कि ये जो है, ये आपकी टाइप 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, टाइप 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सो यस, ये टाइप 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्लियर है? सो दिस इज ओनली द एक्सेप्शन, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर नल है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन नल के अलावा बाकी सब सेटिस्फाई करेंगे. गॉट माई पॉइंट? सो व्हाट वी कैन से, every context free grammar, every context free grammar is context sensitive grammar. Just there is only one exception, exception is that कि बीटा आपका नल नहीं होना चाहिए, और उसमें भी स्टार्टिंग सिंबल अगर नल जनरेट करता है, लेकिन राइट हैंड साइड में नल नहीं लेंगे हम. ठीक है? So every context free grammar is context sensitive grammar, but vice versa is not true. Every context free grammar is, चलिए अगर इस ग्रामर की बात करें, ये जो ग्रामर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है? सो यस, इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. इज CFG, इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कैन वी से दैट इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर? क्या ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है? इट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्या ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है? So see the point, what we can say, see here, context sensitive grammar हम क्या बोल रहे हैं, that is only the exception. अगर आपकी ग्रामर में नल जनरेट करता है तो हम इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं कहते, हम इसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं कहते. ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है. अगर नल प्रोडक्शन हमारी ग्रामर में नहीं है, तो उस टाइप की सारी ग्रामर, एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. सिर्फ आप इसको एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करें. ठीक है, so we can say that every CFG is CSG, and there is a procedure, we have a procedure, with the help of that we can eliminate that null. तो आप उसका कन्वर्जन उसका भी कर सकते हैं, बट उस खुद ग्रामर को आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर नहीं कहेंगे. ओके, टाइप 1 में नल अलाउ है सिर्फ किस केस में, जब स्टार्टिंग सिंबल जनरेट करे. ओके, और उस केस में भी हम लोग क्या कहते हैं, जब सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल जनरेट करे. और सेकेंड चीज, उस केस में भी हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग सिंबल राइट हैंड साइड में नहीं आना चाहिए. नाउ टाइप 3 ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ग्रामर. टाइप 3 ग्रामर को हम लोग रेगुलर ग्रामर कहते हैं. ओके, अब सी हियर, टाइप 3 ग्रामर का जो बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? सो इफ योर प्रोडक्शन रूल इज लाइक, सी, इफ अल्फा टेंड्स टू बीटा is production rule, if your production rule is like alpha tends to beta,
देन अल्फा शुड बी अ सिंगल वेरिएबल। अल्फा तो हमने क्या कहा, ये तो एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। बीटा इज आइदर अ सिंगल टर्मिनल, या तो बीटा एक सिंगल टर्मिनल हो, या फिर देर इज अ सिंगल टर्मिनल और देर इज अ सिंगल वेरिएबल। ओके, सी हियर, if rule is like s tends to aa, bb, b tends to a tends to aa oblique a, b tends to bb oblique b। सो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए एस गिव्स ए ए, तो आप देखिए क्या ये आपका जो टाइप 3 ग्रामर है उसके रूल्स को सेटिस्फाई करता है। सो सी द पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, इज अ सिंगल वेरिएबल। राइट हैंड साइड या तो सिंगल टर्मिनल हो, लाइक सिंगल ए सिंगल बी, सिंगल टर्मिनल मतलब एक ही होना चाहिए। नाउ या तो एक टर्मिनल और उसके बाद एक वेरिएबल हो, लाइक एक टर्मिनल एक वेरिएबल, फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड वेरिएबल, फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड वेरिएबल, फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड वेरिएबल। सो यस it is, yes it is regular grammar। if there is any null production, null production is also allowed, it is also a terminal, it is also a terminal। ये एक definition है। there is another definition of, there are so many definition of regular language, there is another definition is alpha should be a single variable, beta beta is either terminal or the first variable and then second terminal। so like s tends to aa, bb, a tends to aa oblique a, b tends to bb oblique null। अगर ये ग्रामर दी हुई है, सो यस इट इज ऑल्सो रेगुलर ग्रामर, यस इट इज आरजी, यस इट इज रेगुलर ग्रामर। तो ये भी रेगुलर ग्रामर है, बट कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं है, कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं है। पहला टर्मिनल होगा, फिर एक टर्मिनल तो एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, एक टर्मिनल एक वेरिएबल होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक दिस, ओके। there is some more definitions, is like this, variable tends to variable, after then you can put any length of terminals like a b c whatever, कितनी भी लेंथ के टर्मिनल हो सकते हैं, ठीक है, बट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या तो वो स्टार्टिंग में हो या वो फिर लास्ट में हो। सो इस टाइप की ग्रामर्स भी हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो, इसको क्या कहते हैं हम, इट इज ऑल्सो रेगुलर ग्रामर। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप बताइएगा कि वो एग्जांपल रेगुलर ग्रामर है या नहीं। देखिए फॉर्मेट फिक्स है, बस ये फॉर्मेट को, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर इनको सेटिस्फाई करता है तो ही कहेंगे। सी सपोज इट इज एस टेंस टू ए ए बी, बी बी ए, A tends to A oblique AA, B tends to B oblique BB। इनमें से कौन सी डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है? इज फर्स्ट डेफिनेशन, दिस वन इज सेकंड डेफिनेशन। ओके, सो वी कैन से दैट यस देयर इज एनी लेंथ ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल की लेंथ कितनी भी रख सकते हैं आप, लास्ट में एक वेरिएबल होना चाहिए। टर्मिनल की लेंथ कितनी भी रख सकते हैं, लास्ट में एक वेरिएबल होना चाहिए, इज लाइक दिस। सो सी हियर,
वॉट एवर विल बी द डेफिनेशन, अगर फर्स्ट या सेकंड की बात करें तो या तो कंप्लीट ग्रामर फर्स्ट डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे या कंप्लीट ग्रामर सेकंड डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए. So we can say that yes, such type of grammars comes under type 3 grammar. Yes, this is allowed, this is allowed, this is allowed. They all are correct. Now see here. See here, there is a type 0. देखिए, ये चॉम्स्की का हम कंक्लूजन कह सकते हैं. टाइप 0 is also called unrestricted grammar. Corresponding to this, the language, unrestricted grammar की corresponding जो language बनेगी, that is called either unrestricted language or recursive enumerable language. Corresponding to this, there is a machine that is called a Turing machine. So see here, आपने एक लैंग्वेज दिया, एक टाइप 0 कोई भी एक लैंग्वेज दी. इफ दिस लैंग्वेज इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, तो आपकी ट्यूरिंग मशीन उसको क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी. अगर नहीं है तो उसको क्या कर देगा? वो रिजेक्ट कर देगा. ओके, we can say that our system, our computer is one of the Turing machine model. Type 1 is also called context sensitive grammar. इसके करस्पॉन्डिंग इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उस लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है. और उसके लिए जो हम ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं, वी आर सेइंग दैट इट इज अ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, तो हम उसको लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा कहते हैं. ओके, जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है आपका इज अगेन वी कैन से दैट कि अगर आपने एक लैंग्वेज इस पे पास किया, अगर ट्यूरिंग में लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एलबीए अगर इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट, हम जनरली ये ऑटोमेटा या ये मशीन क्यों डिजाइन करते हैं, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इफ वी हैव अ स्पेसिफिक, देखिए ग्रामर मैंने अभी एक लैंग्वेज लिखी लाइक दिस, a टू द पावर n b टू द पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आपसे पूछा कि ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? रेगुलर लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, या रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है? तो इसके लिए अब आप ग्रामर तो देख के बता सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रामर का रूल अभी पढ़ा, तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वो देखिए और आप कह सकते हो. लेकिन लैंग्वेज देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लैंग्वेज देख के हम लोग नहीं बता सकते. तो हम क्या करते हैं? हम एक ऑटोमेटा यूज करते हैं. हम क्या करते हैं? इस लैंग्वेज को इस ऑटोमेटा से पास करते हैं, या फिर हम कहें कि इफ वी कैन डिजाइन अ पर्टिकुलर ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज, मतलब अगर इस लैंग्वेज की ट्यूरिंग मशीन बन सकती है तो ये रिकर्सिव लैंग्वेज हो गई. इस लैंग्वेज का अगर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बन सकता है तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज का अगर मैंने पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर दिया तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी. और इस लैंग्वेज का अगर फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो गया तो ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी, लाइक दिस. अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस व्हाट वी कैन से दैट एवरी रेगुलर ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, every context free grammar is context sensitive grammar, and every context sensitive grammar is unrestricted grammar. So on the basis of that we can say that every regular language is context free language, every context free language is context sensitive language, and every context sensitive language is recursive enumerable language. Now finite state automata. So what will be the language that accepted by finite state automata? We can accept all the language with the help of PDA. देखिए सीधी सी बात है, रेगुलर लैंग्वेज जो है आपका वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो
अगर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो वो पीडीए से भी एक्सेप्ट होगा। एवरी लैंग्वेज जो पीडीए से एक्सेप्ट होगी वो एलबीए से भी एक्सेप्ट होगी, और एवरी लैंग्वेज जो एलबीए से एक्सेप्ट होगी वो ट्यूरिंग मशीन से भी एक्सेप्ट होगी। सो वी कैन से दैट कि चॉम्स्की ने जितना भी क्लासिफिकेशन किया है वो सारी चीजें आप ट्यूरिंग मशीन के थ्रू एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ओके okay? अब देखिए हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सिलेबस की बात करते हैं। सो दैट इज अ रेगुलर फैमिली। 50% क्वेश्चंस गेट में इस टॉपिक से आते हैं। 50% questions from this topic. Type 2, 25% questions in GATE from this topic is not in your syllabus. Linear bounded automata is not in your syllabus. Now, 15% question in GATE from this topic. Okay, so type 3 regular language finite state automata ये सब क्या होते हैं, we will discuss each and everything. हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। आज हमने पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सिर्फ एक बेसिक देखा कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है एंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो जो आपकी स्क्रीन पे है वो सिलेबस है। ओके, टाइप वन देखिए, टाइप वन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो टाइप वन जो आपकी लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो स्टिल अभी तक हम बोलते हैं कि अनडिसाइडेबल है। ठीक, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आया कि सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 10%, क्योंकि अगर हम सभी का एडिशन करते हैं तो 50, 25, 15, सो ये तो सिर्फ आपका 90% हुआ। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 10%? गुड क्वेश्चन। सो सी what is the remaining 10%, so I will show you. See here, can we say that every regular grammar is context free grammar? So yes, जितनी regular grammar है वो context free, तो देखिए ये उसको हमने उसके set में बना दिया। Every context free grammar is context sensitive, yes, and every context sensitive is recursive enumerable। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की, एक लैंग्वेज हमने पास की, ये अगर इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है तो ये कौन सी लैंग्वेज है, कहां पे आएगी बताइए? ये इस रिकर्सिव इन्यूमरेबल के सेट में आएगी। यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां पे भी आ सकती है, और यहां पे भी आ सकती है। इज ट्रू और फॉल्स? अगर किसी लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है, सो वी कैन से दैट is either regular, is either context free, is either context sensitive, is either recursive। ये रिजेक्ट करता है, वो कहां है, कौन सी लैंग्वेजेस को ये रिजेक्ट करता है, बताइए कौन सी लैंग्वेज रिजेक्ट होगी? सो वी कैन से दैट जो रिजेक्ट हो रहा है वो इस आउटर सर्कल के बाहर की चीज है। ओके, like this, so whatever will be the outside of that circle, TM is for Turing machine, जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, सो ये जो रिजेक्ट कर रहा है, जो रिमेनिंग 10% क्वेश्चन है वो वहां से आते हैं। जो भी एक्सेप्ट हो रहा है वो सब चॉम्स्की ने क्लासिफाई किया, ये जो आउटर सर्कल है सब कुछ उसके अंदर आ गया। ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर, रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव, इन्यूमरेबल, सो ईच एंड एवरीथिंग is accepted by ट्यूरिंग मशीन। जो भी ट्यूरिंग मशीन से रिजेक्ट होगा वो ना तो रेगुलर होगा, ना कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, ना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा, ना रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगा, वो होगी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स क्या होती है, उस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं 10%, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं।
चलिए, सो थ्योरी कंटेंट आज इसके आगे हम लोग और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज द बेसिक। हाउ मच टाइम द सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, सो इस सब्जेक्ट को टाइम कितना लगेगा। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 45 प्लस आवर्स तो लगेंगे कम से कम। टॉक के लिए आप लोग एक बुक यूज कर सकते हैं, इस बेस्ट बुक, पीटर लिंच। पहले टीओसी कंपाइलर, देर आर टू सब्जेक्ट, टॉक प्लस कंपाइलर, ओके। सो टॉक पढ़ेंगे फिर कंपाइलर भी पढ़ेंगे। PNP, NP complete, NP hard is not in your syllabus, is not in a syllabus of talk and compiler. कंपाइलर का जो सिलेबस है वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने सब टॉपिक के नाम थोड़े क्लियर करके लिख दिए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें वैसे भी पढ़ते ही हैं सिलेबस में। सो एज सच कोई बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ टीओसी, सबसे बड़ा एप्लीकेशन ही कंपाइलर है। सबसे बड़ी एप्लीकेशन हम कंपाइलर, या फिर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो आप सपोज यू वांट टू डिजाइन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बुक मैंने लिखा है आपको, पीटर लिंच आप लोग यूज करिए, पीटर लिंच इज बेस्ट बुक। देखिए अभी टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0, ये सारी चीजें वापस आने वाली है। हम वन बाय वन, जैसे हम कल से स्टार्ट करेंगे रेगुलर ग्रामर्स है, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रेगुलर ग्रामर, व्हाट इज टाइप 3, क्या है क्या नहीं है। ये मैंने आज सब इंट्रोडक्शन पार्ट दिया आपको, दैट इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट टीओसी। ये सारी चीजें लेक्चर्स में रिवाइज होगी। यस, यू कैन यूज उलमान, उलमान इज ऑल्सो बेस्ट बुक, आप उलमान यूज कर सकते हैं। मोरिश मैनो आई थिंक इसके लिए यूज नहीं होती, मोरिश मैनो इज फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन यूज फॉर सीओ, मोरिश मैनो यू कैन यूज फॉर सीओ। यस, बुक का पीडीएफ है, आई विल शेयर विथ यू। बुक पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपसे, पीटर लिंच शायद मेरे पास रखा है, आई विल शेयर विथ यू। Through your doubt as yes, we can say that Turing machine accept every language, so how you can distinguish it as type 0, type 1, type 2? So simply, if there exists a regular if there exists a finite state automata for that language, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेगुलर है। बट अगर उस लैंग्वेज का फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा नहीं बना पाए तो वो रेगुलर नहीं है। सिमिलरली अगर आपने किसी का पीडीए डिजाइन कर दिया तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
मार्टिन इज ऑल्सो गुड बुक, यू कैन ऑल्सो रेफर मार्टिन, आप वो भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, आप रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्टिन इज ऑल्सो गुड बुक, मार्टिन भी आप रेफर कर सकते हैं, पीटर लिंज आप रेफर कर सकते हैं, उलमान आप रेफर कर सकते हैं, ओजी काकड़े इज ऑल्सो देयर इज अ बुक, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। देयर आर मेनी बुक्स। देखिए एज ए थ्योरी पार्ट हम लोग देखें तो वैसे जो मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगा, क्लास नोट्स इज ऑल्सो इनफ फॉर दिस, ओके। एंड देर आर सो मेनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। टीओसी इज अ कंप्लीटली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ओके। बहुत कम थ्योरी है, सब कुछ न्यूमेरिकल है, और यहाँ तक कि मान के चलिए कि जो आज पढ़ा था बस यही थ्योरी है, अब सब कुछ न्यूमेरिकल है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। I will share books